क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जिसमें बेईमानी की सारी हदें पार कर दी गईं। क्या ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और क्या अंपायर्स, सब ने मिलकर बेईमानी का ऐसा नंगा नाच किया था जिसकी यादें आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा हैं। वैसे तो मैच में अनगिनत विवाद हुए, लेकिन ये मैच रिकी पॉन्टिंग की बेईमानी, स्टीव बकनर के दोगलेपन और एंड्रू साइमंड्स के मंकी गेट स्कैंडल के लिए जाना जाता है। रिकी पॉन्टिंग को वैसे तो एक महान खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, लेकिन पॉन्टिंग मैच को जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता था, या फिर यूं कहें कि जालसाजी, धोखेबाजी और मक्कारी का दूसरा नाम था रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग वो शख्स था जो मैदान में मैच जीतने के लिए हर तरह के तरीके अपनाता था। उसका एक ही टारगेट होता था कि ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में मैच जितवाना है, फिर चाहे उसे बेईमानी या फिर धोखेबाजी ही क्यों ना करनी पड़े। वहीं अंपायर स्टीव बकनर ने तो मानो इंडियन प्लेयर्स को गलत आउट देने की सुपारी ले रखी थी, खास करके सचिन तेंदुलकर को। कई बार उसने सचिन को ऐसे ऐसे आउट दिए थे जिन्हें देखकर लोगों के मुंह से गालियां निकल पड़ती थी। वहीं हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच मंकी गेट स्कैंडल होता है, जिसमें साइमंड्स आईसीसी से शिकायत करता है कि भज्जी ने उसे मंकी कहा, और जिसके चलते भज्जी का करियर खत्म होते होते बचा। साइमंड के साथ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बोलना कुछ था और उसकी समझ में कुछ आया। अच्छा, अब पंजाबी आदमी किसी को मंकी तो नहीं बोलेगा। अगर क्रिकेट इतिहास के पन्नों को पलटाया जाए तो ये इतिहास एक से बढ़कर एक सुनहरी यादों का गवाह रहा है। लेकिन इसी इतिहास में कुछ ऐसे गंदे पन्ने भी देखने को मिलते हैं जिन पन्नों में ना सिर्फ क्रिकेट के रूल्स तोड़े गए, बल्कि इनमें खेल भावना यानी गेम स्पिरिट को पैरों तले रौंदा गया। साल 2008 के शुरुआती दिनों में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एक ऐसा ही हिस्टोरिकल मुकाबला जो खेल भावना का गला घोटने के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेईमानी भी इसी मुकाबले में निकलकर सामने आई थी। चीटिंग्स की लिमिट कुछ इस तरह क्रॉस हुई कि अखबारों की हेडलाइंस में छापा गया कि पॉन्टिंग ने उठाई उंगली और अंपायर्स ने मान ली। ये एक ऐसा मैच था जिसमें अंपायर ने एक दो नहीं बल्कि 8 गलत डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट दिए थे। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर रेसिस्ट कमेंट का वो आरोप जिसके चलते भारतीय टीम सीरीज को बीच में ही छोड़कर जाने का फैसला ले चुकी थी, और जिसके न्याय के लिए खुद इंडियन फैंस को सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़ा। जी हाँ, आज बात होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2008 के दूसरे मैच यानी कि सिडनी टेस्ट की, जिसमें क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा दाग उभर कर सामने आया था और सिडनी का ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड इस गहरे दाग का गवाह बना था, जिसने जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले क्रिकेट जैसे खेल को शर्मसार करके रख दिया था। साल 2007 में वनडे वर्ल्ड कप हारने के बाद उस वक्त टीम इंडिया इतिहास के सबसे बड़े बदलावों से गुजर रही थी, जहां टीम में नए पुराने खिलाड़ियों के अंदर बाहर होने के साथ साथ टीम में नए नए कैप्टन्स पे भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओडीआई वर्ल्ड कप के जख्मों को भरने के लिए टीम इंडिया को यह सीरीज जीतना भी बेहद जरूरी था। यहाँ तक कि करोड़ों भारतीय फैंस भी अपने टूटे हुए दिल और मंसूबों के साथ इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से काफी उम्मीद बांधे हुए थे। इस समय 2007 के लास्ट महीने से स्टार्ट होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना था, जिसके लिए टीम का कप्तान बनाया जाता है अनिल कुंबले को, जो उस समय अपने करियर के अंतिम पड़ाव से गुजर रहे थे। इसके अलावा ये टीम नए और पुराने खिलाड़ियों से सजी हुई थी, जिसे हराना कंगारुओं के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। हाँ, अगर अंपायर भी कंगारुओं के साथ हो तो फिर तो बात ही खत्म है। खैर, इस तरह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होती है, और टीम के साथ करोड़ों आशाएं भी इस ट्रॉफी को घर लाने की दुआएं मांग रही थी। जैसे ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर पहुंचती है, उनके साथ कंगारू मीडिया भी वही सलूक करती है जिसके लिए वो हमेशा से जानी जाती रही है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया इंडियन प्लेयर्स से कुछ ऐसे सवालों के जवाब मांग रही थी जिसका जवाब इंडियन प्लेयर्स के पास था ही नहीं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की मीडिया अपने खिलाड़ियों की तारीफ करते अखबारों में बिल्कुल भी नहीं थक रही थी। माहौल टीम इंडिया के लिए मैच से पहले ही पूरी तरह से उनके अगेंस्ट बनता हुआ दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों के दिल और जहन में खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए घबराहट घर सा कर चुकी थी। और इसी एडवर्स सिचुएशन में टीम इंडिया का पहला मैच 26 नवंबर 2007 को मेलबर्न के हिस्टोरिकल ग्राउंड पर स्टार्ट होना था, जिसमें पहले दिन से ही कंगारू टीम इंडिया को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस टेस्ट मैच का नतीजा ये निकला कि भारत इस मैच को 337 रनों के बड़े अंतर से हार गया, और इस तरह इस सीरीज में कंगारुओं ने 1-0 से बढ़त अपने नाम कर ली।
हालांकि इस मैच में इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर और जहीर खान ने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन भारत को इस मैच के हारने से भी बड़ा झटका तो तब लगा जब जहीर खान किसी इंजरी के चलते दूसरे मैच से बाहर हो गए और अब भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर शिकन और निराशा की लकीरें बढ़ती ही जा रही थी। जहां एक तरफ मैच हारने का दुख तो वहीं दूसरी तरफ बॉलिंग अटैक की रीढ़ की हड्डी यानी जहीर खान का नेक्स्ट मैच से बाहर हो जाने का दर्द। लेकिन इन सब के बीच भारत एक नई उम्मीद और आशा के साथ दूसरे मैच के लिए अपनी कमर कसता है। इन सब के बीच वक्त का पहिया घूमता है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, जहां 2 जनवरी 2008 को खेला जाने वाला था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच, जो पार्शियलिटी के लिए क्रिकेट हिस्ट्री में एक दाग बनने वाला था। वो दाग जो खेल भावना और स्पोर्ट्समैनशिप का गला घोटने वाला था, क्योंकि ये महामुकाबला 11 बनाम 14 खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला था, जहां भारत की तरफ से 11 खिलाड़ी तो वहीं कंगारुओं की तरफ से 11 खिलाड़ियों के अलावा अंपायर स्टीव बकनर, मार्क बेंसन और ब्रूस ऑक्सनफोर्ड भी ग्राउंड पर भारत के खिलाफ उतरने वाले थे। ये तारीख विश्व क्रिकेट के लिए सबसे शर्मनाक और जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले क्रिकेट पर हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करने वाली थी। इसके अलावा ये तारीख वर्ल्ड क्रिकेट को इतिहास का सबसे बेईमान अंपायर भी देने वाली थी। साथ ही साथ यही तारीख ऑस्ट्रेलियाई टीम के नाम विश्व की सबसे बेईमान टीम होने का खिताब भी देने वाली थी। और ऐसा बहुत कुछ होने वाला था जिसे देखकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के मन में कंगारुओं के लिए गुस्सा और नफरत भर जाने वाला था। अब ये मैच स्टार्ट होता है और कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। फिल जैक्स और मैथ्यू हैडन बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं। बता दें कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत को मात देने के लिए दोनों अंपायर स्टीव बकनर और मार्क बेंसन के अलावा थर्ड अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड भी अपनी कमर कस के आए थे और इस तरह 11 बनाम 14 का ये महामुकाबला शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत इस इनिंग में उतनी खास नहीं होती है और भारत की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम बेबस नजर आती है। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 45 रन पे 2 विकेट होता है, तभी रिकी पॉन्टिंग विकेट कीपर को एक कैच थमा बैठता है। लेकिन तभी शुरू होता है अंपायर्स की बेईमानी का पहला चैप्टर। इनफैक्ट जो कैच पानी की तरह बिल्कुल साफ और एकदम क्लियर था और जिसके बाद MS धोनी से लेकर बॉलर तक सभी सेलिब्रेट करने लगे थे, उसे अंपायर मार्क बेंसन नॉट आउट करार देता है। कमेंट्री बॉक्स में बैठे पूर्व खिलाड़ी भी इस वाकये को पूरी तरह से चीटिंग ठहरा रहे थे, लेकिन इससे अंपायर्स और पॉन्टिंग को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। उस समय DRS जैसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अगर होती तो धोनी रिव्यू सिस्टम अंपायर की इस बेईमानी भरे मंसूबे को दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। खैर, ये तो अंपायर्स की बेईमानी का ट्रेलर था, पूरी की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया 193 पे 6 विकेट गंवाकर कोलैप्स कर रही थी, तभी ईशांत शर्मा की एक बॉल पर एंड्रू साइमंड्स कॉट बिहाइंड हो जाता है, जो कि एक मोटा एज लगा था। लेकिन बेईमान स्टीव बकनर इस कैच को भी नॉट आउट ठहरा देता है और अब इस बेईमानी के बाद भारतीय खिलाड़ियों के हौसले पस्त हो रहे थे। वहीं ईशांत शर्मा भी इस आउट को नॉट आउट देखकर काफी निराश होते हैं, जिसे आप क्लियर देख सकते हैं। इस कैच के साथ अंपायर्स की बेईमानी का पारा पीक पर नजर आ रहा था और अब इंडियन प्लेयर्स भी समझ चुके थे कि अब ये बैटल एक तरफा बेईमानी का मोड़ ले चुकी है और इंडियन प्लेयर्स इस बेईमानी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाने के लिए उनकी इनिंग को जबरदस्ती आगे खींचा जा रहा है। इसके बाद बेईमानी की हद तो तब हो गई जब अनिल कुंबले की बॉल पर एक बार फिर से एंड्रू साइमंड्स धोनी की मास्टर क्लास स्टंपिंग का शिकार हो गया, जिसके बाद ग्राउंड अंपायर ने चेक करने के लिए इस फैसले को थर्ड अंपायर को सौंप दिया, जहां साफ देखा जा सकता था कि जब स्टंपिंग हुई तब साइमंड्स का पैर हवा में था। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड अंपायर्स के साथ साथ थर्ड अंपायर भी गांजा फूंक कर अंपायरिंग के लिए बैठा हुआ था। दरअसल दोबारा चेक करने के बावजूद थर्ड अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड इसे नॉट आउट करार देता है। अब भारतीय टीम ये समझ चुकी थी कि उसे 11 नहीं बल्कि 14 खिलाड़ियों से ये जंग लड़नी पड़ेगी, जिसमें 3 अंपायर्स भी ऑस्ट्रेलिया को बेईमानी से ये मैच जितवाने की फिराक में लगे हुए थे। इस तरह साइमंड्स को एक के बाद एक लगातार मौके मिलते रहे और वो भी सिर्फ और सिर्फ अंपायर्स की बेईमानी के चलते। आपको ये वीडियो देखते हुए लग रहा होगा कि मैं बार बार बेईमानी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। दरअसल वो इसलिए क्योंकि अगर अंपायर्स एक बार गलत निर्णय दे तो गलती मान सकते हैं, लेकिन अगर वही अंपायर्स बार बार जानबूझकर गलत डिसीजन दे तो वो बेईमानी नहीं तो और क्या है। अब जहां ऑस्ट्रेलिया 200 से 250 के स्कोर के बीच ऑल आउट हो रही थी,
वहीं पहला दिन खत्म होते होते कंगारुओं का स्कोर 376 रनों तक पहुंच गया और इस तरह अंपायर द्वारा दिए गए तमाम जीवनदान के चलते साइमंड्स ने शतक लगाते हुए 137 रन ठोक डाले। और अब दूसरे दिन की इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट होने तक एंड्रू साइमंड्स ने 162 रन ठोक दिए और जहां ऑस्ट्रेलिया के लगभग 250 रन ही बनने चाहिए थे, वही अंपायर्स की घटिया अंपायरिंग के चलते ये स्कोर पहुंच गया 463 रन। इसके बाद इंडिया की फर्स्ट इनिंग की शुरुआत करने के लिए ग्राउंड पर बैटिंग करने आए वसीम जाफर और द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले राहुल द्रविड़। इंडिया की बैटिंग की शुरुआत में ही भारत को अंपायर्स का एक और नाजायज धोखा सहना पड़ा। दरअसल वसीम जाफर जब महज 3 रन के स्कोर पर खेल रहे थे, तभी ब्रेट ली की एक नो बॉल पर वो आउट हो गए और अंपायर ने नो बॉल होने के बावजूद भी इसे आउट दे दिया। इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर ने कंगारू गेंदबाजों को खूब पीटा और दोनों ने सिडनी के ऐतिहासिक ग्राउंड पर अपनी बल्लेबाजी की बादशाहत कायम की। वहीं वीवीएस लक्ष्मण सिडनी के इस ग्राउंड पर अपना तीसरा मैच खेल रहे थे और तीनों ही मैचेस में उन्होंने इस ग्राउंड पर सेंचुरी मारी हुई थी, जिसके चलते इंडियन मीडिया ने उन्हें सिडनी का सुल्तान भी कहा था। दरअसल सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण के शतक के अलावा राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और हरभजन ने भी हाफ सेंचुरी अपने नाम की और इस तरह शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पहली इनिंग में स्कोर बोर्ड पर 532 रन टांग दिए। अब इंडिया इस मैच में एक अच्छी बढ़त ले चुका था और इंडिया की सिचुएशन को देखकर लग रहा था कि कम से कम यहाँ से तो भारत किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता। लेकिन बेईमानी का कफन बांधे हुए रिकी पॉन्टिंग और गांजा फूंक कर अंपायरिंग कर रहे अंपायर्स को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और इस मैच का असली ड्रामा तो अभी सिर्फ शुरू ही हुआ था और दोगलेपन का खेल अभी बाकी था। इसके बाद दिन के खत्म होते होते एक ऐसी न्यूज सामने आती है जिसने भारत को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, यानी कि मंकी गेट स्कैंडल। माइक प्रॉक्टर जो कि मैच रेफरी थे, उन्होंने हरभजन सिंह पर रेशियल कमेंट का आरोप लगा दिया। दरअसल मैच रेफरी का मानना था कि हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को मंकी कहा, जो कि साइमंड्स पर एक रेशियल कमेंट था। लेकिन हरभजन और इंडिया की मीडिया जहां इस रेसिस्ट कमेंट को नकार रही थी और बार बार ये कह रही थी कि हरभजन सिंह पर यह आरोप झूठा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन मीडिया साइमंड्स के पक्ष में थे। उधर इंडिया की तरफ से कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री भी ये बार बार कह रहे थे कि भारत के साथ गलत हो रहा है, प्लेयर्स के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का खेमा और ऑस्ट्रेलियन मीडिया चुपचाप बैठी थी। अगले दिन का खेल स्टार्ट होता है और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग में भी 401 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बना लिया, तो इसके बाद भारत के जीतने के चांस ना के बराबर दिखने लगे, क्योंकि अब भारत को जीतने के लिए एक दिन में 333 रन बनाने थे, यानी लगभग 75 ओवर में भारत को 333 रनों की जरूरत थी। ये रन्स बनने को बन भी सकते थे, लेकिन जब अंपायर्स भी ऑस्ट्रेलियन टीम का साथ दे रहे हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में कंगारू बॉलिंग अटैक के सामने जीतने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। और इसी के चलते टीम इंडिया इस मैच को ड्रॉ करने के मकसद से एससीजी के ग्राउंड पर बैटिंग करने के लिए उतरती है। दरअसल भारत को इस मैच को ड्रॉ करने के लिए लगभग 75 ओवर झेलने थे, लेकिन उस दौर की भारतीय टीम के लिए ये चैलेंज उतना भी मुश्किल नहीं था। हालांकि मुद्दा तो ये था कि अंपायर्स की बेईमानी भरी जाहिलियत का पीक पॉइंट आना अभी बाकी था। शुरुआती 3 विकेट गंवाने के बाद जब भारत की पारी को राहुल द्रविड़ और गांगुली संभाल रहे थे, एंड द वॉल कहे जाने वाले द्रविड़ जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने टिक चुके थे, तब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद अब तो भारत इस मैच को ड्रॉ करा ही लेगी। लेकिन तभी वर्ल्ड क्रिकेट को शर्मसार करने वाला एक और इंसिडेंट सामने आता है। एंड्रू साइमंड्स की एक बॉल जो कि द्रविड़ के पैड से लगकर विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के हाथ में पहुंची थी, उसे सदी का सबसे बेईमान अंपायर स्टीव बकनर आउट दे देता है। और वो एडम गिलक्रिस्ट जिसे आज लोग बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन मानते हैं कि ये तो मसीहा है और ये वो आदमी है जो आउट होने पर बिना अंपायर के कहे वॉकआउट कर जाता था, उसने ये जानते हुए अपील की कि बॉल द्रविड़ के पैड से लगकर उसके दस्तानों में पहुंची है और अंपायर्स इसे आउट दे देते हैं। राहुल द्रविड़ इस बेईमानी से बहुत निराश हुए, लेकिन हालातों को देखते हुए उन्हें डगआउट जाना पड़ता है। द्रविड़, लक्ष्मण और सचिन के आउट होने के बाद
गांगुली मैच को अभी भी संभाले हुए थे और क्रीज पर अपने पैर जमाए हुए थे और अभी भी ऐसा लग रहा था कि भारत मैच को भले ही जीत नहीं पाएगा बट एटलीस्ट ड्रॉ तो करवा ही लेगा। लेकिन तभी सामने आया इस मैच का सबसे बड़ा हंगामा, जिसने सिडनी के इस ग्राउंड में चल रहे इस टेस्ट मैच के दिन को क्रिकेट हिस्ट्री का ब्लैक डे बना दिया और जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले इस खेल पर भद्दा दाग लगा दिया। दरअसल जब गांगुली बैटिंग कर रहे थे और भारत की करोड़ों उम्मीदों और आशाओं को बांधे हुए थे, तभी ब्रेटली की एक बॉल पर गांगुली ने स्लिप में शॉट खेल दिया, जिसे माइकल क्लार्क ने जमीन से उठाकर कैच कर लिया। लेकिन इस समय अंपायर्स कन्विंस नहीं थे कि कैच लिया गया है या फिर जमीन से उठाया गया है। लेकिन उधर माइकल क्लार्क इस कैच को क्लेम कर लेता है और हद तो तब हो गई जब रिकी पॉन्टिंग ने अंपायर को उंगली दिखाकर गांगुली को आउट देने का इशारा कर दिया और अंपायर ने पॉन्टिंग के इस इशारों को देखते ही बिना कुछ सोचे समझे आउट दे दिया। वहीं वो माइकल क्लार्क जो आज पैसों के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की बड़ाई करते नहीं थकता, वो इस कैच को जानबूझकर क्लेम करता है और इस तरह सौरव गांगुली को इस जाहिलियत भरी बेईमानी के चलते वापस ड्रेसिंग रूम जाना पड़ता है। इस तरह मैच चलते चलते लास्ट में इस मुकाम तक आ पहुंचा कि लास्ट के 2 ओवर बचे हुए थे और भारत के पास अभी भी 3 विकेट बाकी थे, यानी भारत को 2 ओवर झेलने थे और 3 विकेट अभी भी हाथ में थे और अगर भारत ये 2 ओवर खेल जाता तो ये मैच ड्रॉ हो जाता। इस समय कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत इस मैच को हार जाएगा, यानी 2 ओवर खेलकर मैच ड्रॉ तो हो ही जाएगा। लेकिन शतरंज के खेल का एक अंतिम पासा पलटना अभी बाकी था। असल में मैच जीतने के लिए जब रिकी पॉन्टिंग सब कुछ ट्राई कर चुके थे, तब उन्होंने अपनी अंतिम चाल के तौर पर बॉल माइकल क्लार्क को थमा दी और कहा कि कुछ भी हो जाए ये 3 विकेट कैसे भी करके चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास की सबसे बड़ी बेईमानी करके भी ये मैच हम नहीं जीत पाए तो दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। और अब मैच रोमांच की चरम सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन भारत की किस्मत और हालात उस दिन किसी भी तरह साथ नहीं दे रहे थे और किस्मत का पासा कुछ यूं पलटा कि भारत माइकल क्लार्क के इसी ओवर में अपने 3 विकेट गवा देता है। पहले हरभजन सिंह, फिर आरपी सिंह और लास्ट में ईशांत शर्मा भी क्लार्क की फिरकी में कोलैप्स कर जाते हैं और फाइनली कंगारू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की श्रृंखला के दूसरे मैच को भी जीत जाते हैं। भले इस मुकाबले को कंगारू खेल भावना को रौंद कर और बेईमानी की बदौलत जीते हों, लेकिन इस मुकाबले में जो पेशेंस और खेल भावना का प्रदर्शन भारतीय कप्तान अनिल कुंबले और बाकी के दिग्गजों ने किया, उसे क्रिकेट का इतिहास और क्रिकेट के चाहने वाले कभी नहीं भुला सकते। जब ये मैच खत्म हुआ तब भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियन से उसी तरह हैंडशेक किया जैसे कि अक्सर किया जाता है। बावजूद इतनी बेईमानी और नाइंसाफी के, सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब प्लेइंग इट माई वे में भी लिखा है कि उन सभी विवादों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की जीत पर हमने उसी तरह से हाथ मिलाकर उनको बधाई दी जैसे कि हम सभी मैचों में करते हैं। ये खेल भावना ही थी जिसके चलते उस दौर के बाद भारत ने विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम की। वहीं उधर मैच के बाद एक और स्कैंडल सामने आता है और वो था इस मैच में हरभजन सिंह पर रेसिस्ट कमेंट के आरोप की पेनाल्टी के तौर पर आईसीसी ने हरभजन सिंह को अगले 3 मैच के लिए बैन कर दिया था, जिसके बाद भारतीय खेमे में अफरा तफरी का माहौल बन गया क्योंकि भारत की तरफ से कोई भी आईसीसी के इस एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि पहले से ही अंपायर और कंगारू की बेईमानी के चलते भारतीय खेमा निराशाजनक सिचुएशन में था। ऊपर से भारत के लिए बैट और बॉल दोनों से क्रूशियल परफॉर्मेंस देने वाले हरभजन सिंह पर 3 मैच का बैन। इवन हालात यहाँ तक आ पहुंचे कि इंडियन टीम ने आईसीसी को साफ चुनौती दे दी कि अगर हरभजन सिंह से ये बैन नहीं हटाया गया तो वो बीच श्रृंखला से ही इस सीरीज को छोड़कर वापस इंडिया चली जाएगी, जिसके बाद आईसीसी ने इस बैन को कम करते हुए सिर्फ मैच का 50% जुर्माना पेनाल्टी के तौर पे भज्जे के ऊपर लगा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हरभजन सिंह ने साइमंड्स को मंकी तो कहा ही नहीं था, तो आखिर उन्होंने साइमंड्स को ऐसा क्या कहा था जिसे साइमंड्स ने मंकी समझ लिया और जिसके चलते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। चलिए इस बारे में खुद हरभजन सिंह से सुन लीजिए। साइमंड के साथ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बोलना कुछ था और उसकी समझ में कुछ आया। अच्छा, अब पंजाबी आदमी किसी को मंकी तो नहीं बोलेगा, गुस्सा होगा तो तेरी माँ की बोलेगा। तो बस मैंने वही बोला था। तो पंजाबी आदमी मंकी क्यों बोलेगा किसी को? और वो आप मंकी बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल ये सब पता ही नहीं है कि मंकी कोई रेसिस्ट वर्ड है, पहली बात तो ये। और जब गुस्सा आता है, जैसे मैंने कहा कि तो उसने मुझे चिढ़ाया, जो वो अपना पा पा का कर रहा था वो अंग्रेजी में, मुझे आधी जो समझ आ रही थी आधी नहीं समझ आ रही थी। तो जब मैंने उसको जवाब दिया तो मैंने कहा तेरी माँ की।
और वो मंकी को मंकी कैसे तब्दील हो गया वो मुझे आज तक नहीं समझ आया। और अब हरभजन सिंह के एक और रिसेंट इंटरव्यू में सुनते हैं कि आखिर उस दिन अंपायर्स ने टीम इंडिया के साथ क्या सलूक अपनाया था। और एक दौर वो भी था 2007 वाला, जब बहुत सारे एज लगे वो मैच में, लेकिन बकनर साहब ने एक भी आउट नहीं दिया। एज लगे, अपीलें हुई, रिकी पॉन्टिंग ने कैच पकड़ा, खुद ही आउट दे दिया। वो 2007-8 के दौरे की, उस दौरे में स्टीव बकनर साहब ने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, बढ़िया खेले थे उस मैच में। अब क्योंकि बहुत समय हो गया है, बहुत साल हो गए, ये देखिए इस बॉल पे स्निको, बॉलर ऊपर गए, धोनी ऊपर गए, स्निको पे अगर देखें तो वो स्पाइक नज़र आएगा पर, लेकिन रिकी पॉन्टिंग बाहर नहीं गए, बेंसन को सुनाई नहीं दी गई। स्निको ने देखिए थोड़ी नहीं बहुत बड़ी स्पाइक दिखाई, और उसके बाद ये सीधा सीधा कॉट बिहाइंड ईशांत शर्मा की गेंद पे MS धोनी ऊपर गए पर, लेकिन बकनर साहब कह रहे ना, मतलब ही नहीं। असल में अगर ये बेईमानी किसी और टीम या किसी और कैप्टन की लीडरशिप में होती तो शायद वो कैप्टन और उसकी टीम बीच मुकाबले में ही मैच को छोड़कर चली जाती। आज जहां एक नो बॉल और गलत डिसीजन के चलते कैप्टन अपनी टीम को ग्राउंड से बाहर बुला लेते हैं, वहीं उस दौर में अनिल कुंबले ने अंपायर्स के इतने सारे गलत डिसीजन के बावजूद भी कोई खास गुस्सा और निराशा जाहिर नहीं की, जिसे आप सहवाग के इस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। सिडनी में फिर कंट्रोवर्सी हो गई मंकी गेट की, फिर मैंने बोला भाई वापस चलते यार, छोड़ो सब इनको, आप स्टैंड ले लो कि भाई हम अगर हमारे प्लेयर को बैन किया तो हम वापस जाएंगे। तो नहीं, तू चुप रहे, तो दूर रहे मुझसे, मेरे माइंड को मत खराब कर। तो अनिल भाई अगर वहाँ नहीं होते कैप्टन तो वो टूर आगे नहीं जाता, और शायद हरभजन सिंह का कैरियर वहाँ खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया हरभजन सिंह के लिए शायद दूसरा कैप्टन ना मिलता। ऐसी मेरी गट फील। ये मैच आज भी स्टीव बकनर और मार्क बेंसन की गलत डिसीजन एंड अंपायरिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस अंपायरिंग का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सामने निकल कर आया, और वो ये कि इस मैच के महज 1 साल बाद ही DRS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिकेट में किया जाने लगा, जिसके बाद किसी भी टीम को इस तरह की घटिया अंपायरिंग का शिकार नहीं होना पड़ा। वैसे आप इस मैच में इंडियन टीम के इस जुझारू जज्बे को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपके अकॉर्डिंग इस मैच में अंपायर्स का सबसे बेकार डिसीजन कौन सा था, लगे हाथ ये भी बता देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।